जी नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि 3 प्रश्न आपसे रैंडमली पूछे जाएंगे जो हमने कल करंट अफेयर कराई है, और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर यानी कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न आपको कराए जाएंगे पूरी डिटेल में जानकारी के साथ में। उसके बाद में स्टैटिक जीके, जैसा कि आपको पता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जीके, जिसे हिंदी में सामान्य सचेतता कहते हैं, ये अब हर एक परीक्षा में पूछी जा रही है, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद में एक हिस्टोरिकल प्लेस को हम डेली कवर करते हैं मध्य प्रदेश के, तो आज हम यहाँ पर मुरैना जिले के कक्कन मठ को कवर करने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको कक्कन मठ के बारे में दी जाएगी। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में वीडियो के अंत में दिखाया जाता है। और उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि आज भी हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछने वाले हैं जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपको भी अपना नाम देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन वाले प्रश्नों की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शहर 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? पटना, प्रयागराज, भुवनेश्वर या फिर बेंगलुरु? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि भुवनेश्वर जो है उड़ीसा का एक राज्य ऐसा है जो 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिनरवर पेंटाली की खोज की है, यह किसकी प्रजाति है? नेवले की, मेढक की, सर्प की या फिर छिपकली की? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि मेढक की एक प्रजाति है मिनरवर पेंटाली, जिसकी खोज अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोगों को राष्ट्रगान गाने और वेबसाइट पर वीडियो अपलोड करने के लिए आमंत्रित करने के उद्देश्य से किस मंत्रालय ने एक अनूठा कार्यक्रम पेश किया है? रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर ये जो एक अनूठा कार्यक्रम है वो चालू किया गया है, और इन सब प्रश्नों के बारे में कल हम आपको डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आज की करंट अफेयर 5 अगस्त 2021 महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिटेल में सारे प्रश्नों की जानकारी दी जाएगी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, शहर के विकास के लिए नीतियों की दिशा में नागरिक समूहों के साथ सरकार की साझेदारी समर्थन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली सरकार आपकी सरकार, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली @2047, ऑप्शन सी है आईसी दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है दिल्ली सरकार के द्वारा जो दिल्ली सरकार अपनी नीतियां बनाती है उसमें नागरिकों का भी सहयोग हो, ऐसी नीतियों को जारी करने के लिए इनमें से एक योजना चालू की गई है। उसी योजना के बारे में आपसे पूछा गया है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर बी, यानी कि दिल्ली @2047 के नाम से यहाँ पर एक योजना की शुरुआत की गई है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य शहर के विकास की नीतियों और रणनीतियों की दिशा में कार्य करने के लिए कॉरपोरेट्स और नागरिक समूहों के साथ सरकार की साझेदारी का समर्थन करता है। यानी सरकार जो भी नीतियां यहाँ पर बनाएगी उसमें वो दिल्ली के नागरिकों की भी जानकारी लेगी, दिल्ली के नागरिकों के भी सुझावों को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। तो विकास के क्षेत्रों में सार्वजनिक आधारभूत संरचना, परिवहन नेटवर्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वायु प्रदूषण से लड़ना शामिल है। इन चारों पांचों चीज़ों पर जो है नागरिक क्या सुझाव देते हैं इसकी जानकारी लेने के लिए एक पहल चालू की गई है, जिस पहल का नाम है दिल्ली @2047। तो याद रखिएगा, दिल्ली @2047 के नाम से यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा एक पहल चालू की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं तो कहता हूँ हर एक राज्य में ऐसा होना चाहिए कि उनके नागरिकों से भी पूछा जाना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, क्या क्या सुविधाएं चाहिए, आप अपना लिखित चीज़ें दीजिए, फिर सरकार उस हिसाब से नीतियों का निर्माण करेगी। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू को किसके द्वारा लिखा गया है? राजीव सिंह, नीरू शर्मा, संजीव सिंह या फिर अनिरुद्ध चौक से? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि संजीव सिंह के द्वारा टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू लिखा गया है। याद रखिएगा, पैरालंपिक की बात की जा रही है, ना कि टोक्यो ओलंपिक की बात की जा रही है। टोक्यो पैरालंपिक के लिए ये थीम सॉन्ग है, कौन सा है? कर दे कमाल तू। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत लॉन्च किया है, कर दे कमाल तू। इस गीत को एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह के द्वारा लिखा गया है और उन्हीं के द्वारा जो है गाया भी गया है।
54 पैरा एथलीट अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल टोक्यो पैरालंपिक में 9 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा। अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पर पैरा ओलंपिक की टीम जो है भारत की तरफ से भेजी गई है, जिसमें 54 एथलीट यहाँ पर भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता है? पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, सुशील कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि लवलीना बोरगोहेन ने यहाँ पर भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता है। तो पहला किसने जीता? पीवी सिंधु ने पहला कांस्य पदक जीता था। ठीक है, देखिए, तो भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। उन्हें यह पदक 69 किलोग्राम भार वर्ग में मिला। तो याद रखिएगा, भार वर्ग अक्सर पूछ लिया जाता है, तो 69 किलोग्राम भार वर्ग में इनको जो है कांस्य पदक मिला है। इससे पहले मीराबाई चानू को 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो है सिल्वर मेडल मिला था, याद रखिएगा। वे विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं। लवलीना का संबंध भारत के असम राज्य से, ये भी आपको याद रखना है। मीराबाई चानू का कहाँ था? तो मीराबाई चानू मणिपुर की थी, और जो आपकी पीवी सिंधु है वो आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने कांस्य पदक जीतने वाली पीवी सिंधु के लिए कितने रुपए नगद इनाम की घोषणा की है? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या फिर 50 लाख। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 30 लाख रुपए की यहाँ पर पुरस्कार की बात जो है की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने मौजूदा टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली बैडमिंटन सुपरस्टार पीवी सिंधु को 30 लाख का नगद प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश सरकार में एक सरकारी कर्मचारी भी हैं। आपको पता नहीं होगा तो हम आपको बता दें, 2016 रियो ओलंपिक में उनकी जीत के बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें डिप्टी कलेक्टर की नौकरी दी थी। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, अगर आप कंपटीशन नहीं फाइट कर पा रहे हैं तो ओलंपिक में कुछ करके आ जाइए, तो आपको डिप्टी कलेक्टर की नौकरी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो डिप्टी कलेक्टर की जो है जॉब यहाँ पर वो करती हैं, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में उनको ये जॉब दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में घोषित स्कॉच पुरस्कारों में पश्चिम बंगाल को कितने स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 4 स्कॉच पुरस्कार यहाँ पर पश्चिम बंगाल को प्राप्त हुए। ममता दीदी को 4 स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए कुछ जानकारी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत पश्चिम बंगाल को अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। राज्य योजना शिल्प साथी ने प्लेटिनम पुरस्कार जीता है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से नामांकन प्रमाण पत्र के ऑटो रिन्यूअल को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन व्यापार लाइसेंस जारी करने और ई नथीकरण ने रजत पुरस्कार जीते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर के 4 पुरस्कार जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य को प्राप्त हुए हैं। 4 स्कॉच पुरस्कार, सबसे ज़्यादा स्कॉच पुरस्कार जीतने वाला राज्य भी पश्चिम बंगाल बन गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा नई वात्सल योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 3,000, 2,000, 4,000 या फिर 2,500। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 3,000 रुपये जो है अनाथ बच्चों को प्रति माह यहाँ पर प्रदान किया जाएगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा। देखिए कुछ जानकारी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 या अन्य रोगों के कारण माता पिता की मृत्यु से प्रभावित छात्रों के कल्याण के लिए वात्सल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लाभार्थी बच्चों को हर महीने 3,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। सभी लाभार्थी बच्चों को वित्तीय सहायता के साथ साथ उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो 3,000 रुपये तो दिए ही जाएंगे, साथ ही साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो वो भी राज्य सरकार के द्वारा उसका भी खर्च वहन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए प्रति माह सहायता राशि की मंजूरी दी है? 2,000, 2,500, 3,000 या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 2,500 रुपये की यहाँ पर सहायता उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जाएगी कोविड-19 या फिर अन्य किसी कारण से जो भी बच्चे यहाँ पर अनाथ हो गए हैं। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, तो योजना का नाम याद रखना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपये देने की घोषणा की है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि 18 से 23 वर्ष के बीच उन वयस्कों को मौद्रिक सहायता दी जाएगी जिन्हें कोविड-19 या अन्य किसी वजह से अपने माता पिता या अभिभावक को खो दिया है। तो जो मौद्रिक योजना चलाई गई है उसके अंतर्गत अगर आप कोई व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी सहायता राज्य सरकार यहाँ पर करेगी, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं 5 अगस्त 2021 महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले में इको फ्रेंडली टेरेस गार्डन प्राकृतिका बनाया गया है? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा। आंसर की बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं आंसर क्या है। सही आंसर है ए, यानी कि भोपाल में जो है इको फ्रेंडली टेरेस गार्डन प्राकृतिका को बनाया गया है, प्राकृतिका। ठीक है, चलिए जानकारी आपको देते हैं।
तो हाल ही में मंत्री इंदर सिंह परमार ने मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा बनाए गए इको फ्रेंडली टेरेस गार्डन प्राकृतिका का शुभारंभ किया है। तो किसने शुभारंभ किया? इंदर सिंह परमार ने किया है। ठीक है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है। और आपको पता है मध्य प्रदेश में 1171 गाँव में यहाँ पर बाढ़ की भयंकर तबाही जो है बाढ़ ने मचा रखी है। तो हम लोग यहाँ पर भगवान से ये दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह से मध्य प्रदेश के जो भी हालात हैं वो एकदम संभल जाएं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। 1171 गांव जो है यहाँ पर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आपको ये सारी जानकारी लगातार मिल ही रही होगी। ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कमला नेहरू संग्रहालय इंदौर से 4 घड़ियाल लाए गए हैं? कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व या फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जो है कमला नेहरू संग्रहालय इंदौर से 4 घड़ियाल लाए गए हैं। तो वन विहार कहाँ है, आइए क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान इंदौर के कमला नेहरू संग्रहालय से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में 2 मादा एवं 2 नर घड़ियाल लाए गए हैं। तो 2 मादा घड़ियाल और 2 नर घड़ियालों को कहाँ से लाया गया है? इंदौर के कमला नेहरू संग्रहालय से जो है यहाँ पर लाया गया है भोपाल के वन विहार में। वन विहार की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में अब 7 घड़ियाल हो गए हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी। मध्य प्रदेश का पहला ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर कौन सा है? तो वो भी आपका वन विहार ही है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वो भी आपका वन विहार भोपाल में ही स्थित है, एकमात्र सर्प उद्यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? तांबा, जिंक, निकिल या फिर सिल्वर? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है डी, जी हाँ, सिल्वर नहीं पाया जाता, बस इसका नाम ही है जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो सिर्फ इसका नाम ही है जर्मन सिल्वर, इसमें सिल्वर पाया नहीं जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो जर्मन सिल्वर सर किससे बना रहता है? तो कॉपर, जिंक और निकिल, इन तीनों से मिलकर के जर्मन सिल्वर का यहाँ पर निर्माण होता है। इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। कई बार लोग जल्दबाजी में सिल्वर आंसर लगा करके चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? तारापुर, कुडनकुलम, कैगा या फिर काकरापार? चारों के बारे में आपको बताएंगे। सारे परमाणु संयंत्र की जानकारी आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जो कैगा है वो कैगा कर्नाटक में पाया जाता है। बाकी के कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए, कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है और काकरापार जो परमाणु संयंत्र है वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तारापुर महाराष्ट्र, कुडनकुलम तमिलनाडु और काकरापार जो है गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है? इंडिया स्ट्रगल, गुलामगिरी, गीता रहस्य या फिर बंदी जीवन? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि बंदी जीवन को क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है। अब इन चारों पुस्तकों को किसने लिखा है ये भी आइए देख लेते हैं। तो बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है। इसके लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल हैं। MPPSC ने भी कई बार पूछा है और साथ ही साथ में NTPC रेलवे ने भी 2-3 बार इस प्रश्न को कवर किया। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। तो इंडिया स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस की किताब है। गुलामगिरी, ये तो MPPSC का फेवरेट प्रश्न है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले ने लिखी है। गीता रहस्य को बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। तो चारों किताबें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई हैं, उनके लेखक भी आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहां पर खेला था? धर्मशाला स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम या फिर वानखेड़े स्टेडियम? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि ईडन गार्डन स्टेडियम में भारत ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला था। देखिए, तो भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच बांग्लादेश के विरुद्ध ईडन गार्डन कोलकाता में खेला था। यह मैच पिंक बॉल से खेला गया था। आपको पता है ईडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में है। और इसको भारत का मक्का कहते हैं। भारत के क्रिकेट का मक्का ईडन गार्डन को कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और विश्व क्रिकेट का मक्का कैसे कहते हैं? तो लॉर्ड्स को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नया स्टेडियम कौन सा बनाया है? तो नरेंद्र सिंह मोदी स्टेडियम बनाया गया है, जो कि आपका अहमदाबाद में, जिसे पहले मोटेरा कहते थे, फिर सरदार पटेल कहा और अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। भारत का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा दर्शक क्षमता वाला ये स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं अपना एक नया सेगमेंट, जिसमें कि हम मध्य प्रदेश की हिस्टोरिकल प्लेसेस को कवर कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर आपके लिए कक्कन मठ की जानकारी लेकर के आ गए हैं, जो मुरैना में स्थित है। तो कक्कन मठ मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिराज के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के समय अवधि के बारे में जो जानकारी है वो ग्वालियर के सहस्त्रबाहु मंदिर में प्राप्त कच्छप घाट शिलालेख से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपका कक्कन मठ मंदिर है, इसकी समय अवधि की जानकारी किस
किस शिलालेख से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा कच्छप घाट शिलालेख, जो कि ग्वालियर किले के सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसे सास बहू का मंदिर कहते हैं, वहाँ से यह शिलालेख प्राप्त हुआ है। उसमें बताया गया है कि 11वीं शताब्दी में कक्करमठ के मुरैना वाले मंदिर का निर्माण कराया गया था। एक किंवदंती के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भूतों के द्वारा भी बताया जाता है। मतलब कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं इस मंदिर के निर्माण भूतों ने किया था, लेकिन फिर सुबह हो गई, चक्की चालू हो गई, ऐसा ऐसा बताते हैं। पर ऐसा मतलब बस एक किंवदंती ही है, ऐसा मतलब कन्फर्म नहीं है कि भूतों ने ही उसको बनाया। बड़ा भव्य मंदिर है, मैं तो देखने गया हूँ, एक बार आप जाइएगा मुरैना कभी देखने के लिए, ठीक है। यह मंदिर शैव धर्म से संबंधित, यानी शिव भगवान की मूर्ति कक्करमठ मंदिर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यह प्रश्न कई बार बना है कि जो कक्करमठ का मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा भगवान शिव को समर्पित है कक्करमठ मंदिर मुरैना, ठीक है। वर्तमान में यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अब इसकी देखरेख कौन कर रहा है? तो आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर देखभाल कर रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा जो है अब इस मंदिर का देखभाल किया जा रहा है। याद रखिएगा कक्करमठ मंदिर कहाँ पर है? मुरैना जिले में स्थित है, ठीक है। मुरैना के सिंघोनिया में, और अगर डीपली पूछेंगे तो सिंघोनिया गाँव भी आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की बात करते हैं। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है क्षिप्रा नदी। बहुत से लोगों ने आंसर दिया, आइए देखते हैं। तो संजय इवाने ने बताया क्षिप्रा नदी, जिसका ओरिजिन कहाँ पर? इंदौर की काकराबर्डी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है, ये भी बताया है। माया आथिया ने यहाँ पर क्षिप्रा नदी बताया है। उसके बाद पुरुषोत्तम परमार ने क्षिप्रा नदी बताया है। साक्षी दुबे ने यहाँ पर क्षिप्रा नदी बताया, पूरी लेंथ भी बताई है, ओरिजिन भी बताया है, मतलब और कहाँ पर जाकर के ये मिल जाती है ये भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साक्षी दुबे जी। उसको शिल्पा वानखेड़े ने क्षिप्रा नदी बताया है। सुनील कुशवाहा ने क्षिप्रा नदी बताया है। सीमा माकड़े ने क्षिप्रा नदी बताया, और काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर जो है सीमा माकड़े के द्वारा दी गई है। पूजा दांगी ने क्षिप्रा रिवर बताया। सचिन पारस ने क्षिप्रा रिवर बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए देखते हैं आज का प्रश्न, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए आज का प्रश्न क्या है? किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी थी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लगभग सभी को पता होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम डेली आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर और MPPSC प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।